हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग मेरे पीछे के वीडियोस देख रहे होंगे, मेरे चैनल से अगर आप लोग जुड़े हैं और वीडियोस देख रहे होंगे तो आप लोग को आइडिया होगा कि मैंने पीछे के वीडियोस में चार्ल्स कुले का जो लुकिंग ग्लास थ्योरी था इनका, उसको समझाने का कोशिश किया है मैंने आप लोग को। और अभी मैं सिर्फ नोट्स दूंगी आप लोग को चार्ल्स कुले का, और चार्ल्स कुले का नोट्स देने के बाद मैं आप लोग को पीटर सोरोकिन है उनके विषय में थोड़ा समझाऊंगी, फिर उनका नोट्स दूंगी आप लोग को। और उसके बाद से लास्ट हमारे बचेंगे कार्ल मैनहीम, उनका भी कुछ ऐसे ही थोड़ा बहुत उनका भी, क्योंकि उनका सारा मैंने बुक लिया नहीं है और सारी चीज़ उसमें मिल नहीं रहा है, क्योंकि पता ही है आप लोगों की हमारे एक एक जो टॉपिक है 5 यूनिट्स है हमारे, तो हमारे एक एक यूनिट्स एक एक किताब में मिल रहा है। तो आई थिंक सब अवेलेबल नहीं है सारी किताब लेना। सो जितना मुझे मिला है, जितना हमें पढ़ना है, जितनी ज़रूरत है हमें पढ़ने की, उतना का मैंने नोट्स बनाया है और वो मैं आप लोग को दूंगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए प्लीज़। और मेरे इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच वीडियोस देखने के लिए मेरे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि कुले का जो बायोग्राफी है उनका, वो हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत क्या है। फिर उनके प्राइमरी ग्रुप के विषय में बात करेंगे और उनकी जितने भी इम्पॉर्टेंट कृति हैं, बुक्स हैं उनके, जो उस पर हम लोग देखेंगे। और उन्होंने जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिवेशन का दिया था, क्रिएटिवनेस का करके जो उनका था, सृजनात्मकता जो है, उस पर हम बात करेंगे कि उनका क्रिएटिवनेस क्या है। फिर प्राइमरी ग्रुप क्या है उनका, और मीनिंग एंड नेचर ऑफ प्राइमरी ग्रुप उसका समझेंगे हम लोग। फिर 3 टाइप्स में इन्होंने डिवाइड किया था प्राइमरी ग्रुप को, वो हम जानेंगे कि कौन कौन से 3 टाइप्स हैं। तो देखिए एग्ज़ाम में अपना पूछने वाला है, या तो प्राइमरी ग्रुप पूछेगा, चार्ल्स कुले का अगर पूछेगा तो पक्का प्राइमरी ग्रुप पूछने को है। और प्राइमरी ग्रुप मीन्स आप समझ ही रहे हैं, मैं अभी आगे आप लोग को बता दूंगी। एकदम छोटा सा है ये, अगर आप लोग थोड़ा सा समझ लेंगे तो आई थिंक आप इसे लिख सकते हैं। सो प्राइमरी ग्रुप हो गया और इनका लुकिंग ग्लास सेल्फ हो गया। तो लुकिंग ग्लास सेल्फ में मैंने आप लोग को बताया ही कि हम अपने नज़रिए से ना सही, हाँ, मतलब हम करने तो खुद के विचार को करने जाते हैं, परंतु अपने ही आँखों से हम दूसरों के नज़रिए से देखते हैं और दूसरे के नज़रिए से सोचते हैं कि मतलब हम जो करने जा रहे हैं सामने वाले के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, आई मीन सामने वाला इसे क्या थिंक करके सोचेगा। तो यही लुकिंग ग्लास सेल्फ में बताया गया है। प्राइमरी ग्रुप देखने से पहले हम पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो चार्ल्स कुले का देखिए वीडियोस में छोटा छोटा करके दूंगी, इसमें बायोग्राफी मैं इनका समझा देती हूँ, नेक्स्ट मैं आप लोगों को प्राइमरी ग्रुप समझाऊंगी, और थर्ड में मैं वो सृजनात्मकता जो है वो समझा दूंगी। तो छोटा छोटा दूंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप लोग देखेंगे नहीं। सो जितना हो सके मैं उसको स्मॉल करके आप लोगों को देने की कोशिश करूँगी। तो देखते हैं कि चार्ल्स कुले, सबसे पहले चार्ल्स कुले जो हैं वो अमेरिकन समाजशास्त्री थे। इनका पूरा नाम था चार्ल्स आर्टन कुले। अपने विचारों को इन्होंने 2 उल्लेखों में बताया था। पहला, सामाजिक घटनाओं को एक तरफा और विशेषवादी व्याख्या से बचना है, और दूसरा इन्होंने कहा कि संकीर्ण दलगतता से स्वाधीनता। ये क्या है इसे हम अभी आगे पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। हम देखते हैं कि मनोविज्ञान दृष्टिकोण को अपनाते हुए वो एक ही सिद्धांत या सूत्र के महत्व पर अनुचित हैं। सामाजिक प्रक्रिया अन्य कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, इनका मानना था, और किसी भी वैज्ञानिक विवेचना में उन सभी कारकों पर ध्यान देना चाहिए, ये मानते थे। तो ये एक छोटा सा था कि ये क्या चाहते थे और ये इन्होंने किस तरह से अपने थिंग्स को एक्सप्रेस किया था, ये चीज़ें हैं। अब हम इनकी बायोग्राफी को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि ये एक आदर्शवादी विचारक थे जिनका जन्म 1864 में हुआ था, और ये बहुत रिच फैमिली में इनका जन्म नहीं हुआ था। ये हम लोगों जैसे मिडिल क्लास फैमिली में, इनफैक्ट हम लोगों से भी ये गए गुजरे थे। और इन्होंने यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत कष्ट में बचपन के साथ इन्होंने शारीरिक व्याधियों के साथ कुले ने लगभग 25 वर्षों तक उनका स्वास्थ्य खराब रहा था। मतलब कि हम लोगों के पास तो सिर्फ गरीबी है, उनके पास तो उनकी खुद की बॉडी जो थी वो भी हमेशा हेल्थ से वो डाउन रहते थे। तो अगर आप लोगों को सिंपल पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास हमारा हेल्थ सही है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो वो अपने हेल्थ से ही गिरे थे, वो भी 25 साल टोटल। तो आप समझ सकते हैं। 1887 में मिशिगन विश्वविद्यालय में स्नातक करने के लिए जाते हैं।
इन्होंने मतलब यहाँ पे ये क्या होता है कि 10 साल तक तो ये स्कूल क्या होता है ये जानते ही नहीं थे। मतलब स्कूल का जो फेज़ बोलते हैं वो भी ये नहीं देखे थे 10 साल तक। 1887 में आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं कि 64 में जन्म हुआ और 1887 में जाकर ये स्नातक की पढ़ाई करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर ये मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षित होते हैं। और उसके बाद वो वेसिंगटन में सिविल सर्विस कमीशन की नौकरी करते हैं और 1980 में वो विवाह करते हैं, उनका विवाह हो जाता है और 6 महीने यूरोप की यात्रा करते हैं वो, और फिर अध्यापक जीवन प्रारंभ करते हैं। 1892 में मिशिगन विश्वविद्यालय से लौट कर वापस आते हैं और इनकी मृत्यु 1829 ईस्वी में हो जाती है। 1864 ईस्वी में इनका जन्म है और सॉरी 1829 नहीं, आई थिंक यहाँ पे मैंने लिखने में 1892 है। ये 1929 है। 1864 में इनका जन्म है और 1929 में इनकी मृत्यु है। यहाँ पे मैंने 1829 कर दिया, सो बहुत बड़ी मिस्टेक है ये, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। आप लोग यहाँ पे 1929 कर लीजिएगा। इनका जन्म 1864 में हुआ और मृत्यु इनकी 1929 ईस्वी में हुई है। क्लियर। तो हम देखते हैं कि इनकी जो प्रथम प्रकाशित रचना है, मैं अपना सही कर दूँ, 1929, इसमें उनकी जो प्रथम प्रकाशित रचना है वो है द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रीट रिलेवेज 1893। ये इनका इम्पॉर्टेंट रचना है, सबसे इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है और ये क्वेश्चन आता भी है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, नेट के एग्ज़ाम में भी आ सकता है। सो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, जिसमें पहला हम देख लेते हैं ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर 1902। सेकेंड है इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909। थर्ड है इनका सोशल प्रोसेस 1918। फोर्थ है इनका सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड सोशल रिसर्च 1930। आप लोग इनकी कृतिस को जो भी है इनके बुक्स उसको आप लोग याद रखिएगा। सो अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक यूनिटी इन सोसाइटी। समाज में जो इन्होंने सावयवी एकता के विषय में बात किया था उसके विषय में हम देखते हैं। तो कोले का स्वयं में विश्वास था कि सावयवी एकता जो है, यूनिटी जो है, वो उस यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उनके सबसे महत्वपूर्ण देन है। यही यूनिटी का कॉन्सेप्ट उनका सबसे महत्वपूर्ण देन है। उनका मानना था कि इन फ्यूचर यदि उन्हें याद रखा गया तो प्राथमिक समूह की अवधारणा के लिए रखा जाएगा। कृति तो उनकी सबसे महत्वपूर्ण थी ये ऑर्गेनिक यूनिटी, परंतु ये कहते थे कि इनको अगर इन फ्यूचर याद रखा जाएगा तो किस लिए, प्राइमरी ग्रुप के लिए याद रखा जाएगा। उन्होंने सावयवी शब्द का अर्थ इस अर्थ में प्रयोग किया कि प्रभाव एक अंग से दूसरे अंग से संक्रमित हो सकते हैं, जिससे ये अंग एक दूसरे से संबंधित है। प्रभाव मतलब जिस तरह से बॉडी की हम बात करें कि एक जगह चोट लगने से अगर हमारा एक पार्ट, सॉरी हाथ का एक पार्ट अगर घायल हो जाता है तो दूसरे पार्ट पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। उसी तरह वो इस सोसाइटी को बताते हैं कि सोसाइटी में अगर किसी एक के माइंड में कुछ निगेटिविटी आती है तो उस निगेटिविटी का इफ़ेक्ट जो है वो सेकेंड पर्सन पर भी ज़रूर पड़ेगा। यही चीज़ वो इसमें क्लियर करते हैं। वो बताते हैं कि एकता का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता है और इसीलिए व्यक्ति के विचार, विवेक, विश्वास, संकल्प और आदर्शों की विवेचना केवल उस व्यक्ति के संदर्भ में ही नहीं कही जा सकती। दूसरे शब्दों में ये कहते हैं कि एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों के साथ पाए जाने वाले संबंधों के संदर्भ में ही उस व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को ठीक ठीक से समझा जा सकता है। कुले की मान्यता है कि व्यक्ति, समाज या समूह का पारस्परिक संबंध अति घनिष्ठ होता है और इसी कारण व्यक्ति का समाजीकरण और समाज का अस्तित्व दोनों ही संभव हो पाता है। इस सावयवी एकता के अंतर्गत वह बताना चाहते हैं कि कई समाजशास्त्री जिन्होंने अपना यह राय दिया कि समाज पहले आया या व्यक्ति पहले आया, इस यूनिटी एकता में जैसे बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जो बोलते हैं कि जो हमारे थिंग्स हैं पहले हमारे विचार आए फिर हम आए। कई लोग का ये मानना है कि पहले विचार आया फिर समाज आया। मतलब कि विचार में व्यक्ति की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये सी.एच. कुले भी उसी की बात, सी.एच. कुले इसका क्या कहते हैं, खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति और समाज दोनों साथ में ही आता है। व्यक्ति, समाज और व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ उसका विचार, ये दोनों जब से समाज का प्रारंभ हुआ है तभी से ये दोनों स्थित है साथ में ही। तो इस यूनिटी में वो इसी बात को क्लियर करते हैं। सो आई थिंक क्लियर हुआ होगा यूनिटी इनका। आप लोग थोड़ा बहुत इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन इसमें से नॉर्मली आता है, क्या पता आ भी सकता है। सो
देख लीजिएगा आप लोग। अब हम बात करेंगे सृजनात्मकता की अवधारणा क्या थी। तो कूले के अनुसार सृजनात्मकता जो थी उसकी कैपेसिटी के कारण ही नवीनता का आगमन होता है और उसी प्रगति का पथ प्रशस्त होता है। कूले स्वभावतः मौलिकता और सृजनात्मकता पर बल देते हैं। आविष्कार क्रांति का महान यंत्र है। उनका मानना था कि जो आविष्कार है वो तीव्र गति का महान यंत्र है। कूले की दृष्टि से नवीनता और मौलिकता व्यक्तिगत व सामाजिक प्रकार की प्रगति के लिए कच्ची सामग्री है। वह व्यक्ति के अर्थ अतिरिक्त प्राणीशास्त्रीय शक्ति से उत्पन्न होती है और सामाजिक विचारों व संस्थाओं की नवीन रूपों के विकास में अपने को व्यक्त करती है। अनुभूति, कल्पना, सहानुभूति और प्रभाव जैसी शक्तियों के भाविक प्रत्युत्तर में जनसाधारण में सृजनात्मकता की प्रवृत्ति बढ़ती है। कूले जो है वो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। ये आप लोग थोड़ा सा साइड में ऐसा रेड मार्क या ब्लू मार्क, ब्लैक मार्क, कोई भी मार्क करके आप इसे थोड़ा सा साइड में कर सकते हैं कि कूले जो है वो प्रजातंत्र में विश्वास करते थे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्राइमरी ग्रुप के विषय में दे रही हूँ। ये वीडियो अभी इतना ही करते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो आप लोग वीडियो देखिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्राइमरी ग्रुप के मीनिंग्स, डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट, थियोरीज जो हैं वो सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को देती हूँ। सो थैंक यू सो मच वीडियोज़ देखने के लिए।